बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स के हवाले से आज हम देखेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस में 2022 में जो पेपर आया, जो पेपर कंडक्ट हुआ, वो डिस्कस करेंगे। चूँकि जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका उनका अभी पेपर स्केजुअल्ड हैं, लेकिन वो मार्च के पहले वीक में स्टार्ट होंगे तकरीबन। तो इस फाइनल टर्म पेपर से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि किस तरह का पेपर वहाँ पे पूछा गया और हमें क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह का एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इस पेपर में यहाँ पर दो पोर्शन बनाए गए हैं। ये पहले ये देख लें, बीएस कंप्यूटर साइंस, और ये सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, और मैक्सिमम मार्क्स 30। तो ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, 7 नंबर का एक दूसरा है, फिर 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। तो ये 30 नंबर का ये पोर्शन हो गया। और एक और आपका पोर्शन है प्रैक्टिकल, ठीक है जी। और प्रैक्टिकल में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10-10 नंबर के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जी? व्हाट इज़ रिकरियन। इसके 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट के 3 मार्क्स हैं, दूसरे पार्ट के 4 मार्क्स हैं। व्हाट इज़ रिकरियन, राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n। और इसका जो दूसरा पार्ट है, राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम दैट डिस्प्लेज द टेबल ऑफ एनी नंबर पास्ड टू अ फंक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है 7 नंबर का और प्रैक्टिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले तो है रिकरियन। रिकरियन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट स्प्लिट्स अ प्रॉब्लम इनटू वन और मोर सिंपलर वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ। वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को उसके कई एक वर्जन, स्मॉल वर्जन बना लेता है और खुद ब खुद उस फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। वो जो स्मॉलेस्ट वर्जन है उसको सॉल्व किया जाता है, और बाकी जो उसके सेम वर्जन्स हैं उनको रिकर्सिवली बार बार उनको कॉल करके उनको सॉल्व किया जाता है, और फिर एंड पे रिजल्ट सम अप कर लिए जाते हैं। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। Recursion occurs when a thing is defined in terms of itself or of its type, its own type, ठीक है जी। For instance, when the surfaces of two mirrors are exactly parallel with each other, the nested images that occur are a form of infinite recursion। जैसे ये देखें, दो मिरर जब वो पैरेलल आ जाते हैं ख़ास एंगल पर, तो दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो रिपीट हो रहा होगा, इनफाइनाइट वे में वो रिकर्सिवली रिपीट हो रहा होगा। फिर ये भी आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल। तो जैसे उसने कहा था कि जी सेम प्रॉब्लम के इटसेल्फ, उसी प्रॉब्लम के वर्जन, तो ये देखें उसके स्मॉलर वर्जन। तो ये पहले एक टेबल है, एक पर्सन बैठा हुआ है, चेयर है, फिर एक और उसी टाइप का एक और वर्जन है छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन, ठीक है जी। फिर ये देख लें। तो ये रिकरियन कुछ इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब चूंकि बात है एल्गोरिदम की, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें हम एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम होता है कि आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी, जिनको आप अगर एक ख़ास सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें तो आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है। अब हमने सीखना ये है कि रिकर्सिव एल्गोरिदम डिज़ाइन करने की स्ट्रेटजी क्या है। जो आपकी नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, वो डिज़ाइन तो आपके लिए सिंपल है। जो स्टेटमेंट पहले लिखेंगे वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, दूसरी उसके बाद, तीसरी उसके बाद। कोई फंक्शन कॉल होगा, वो उस फंक्शन पे कंट्रोल स्विच हो जाएगा, उसको कैलकुलेट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वापस जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे कंट्रोल आएगा, एंड सो ऑन। वो तो जो डिज़ाइन एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है वो तो आपके सामने है। अब हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम डिज़ाइन स्ट्रेटजी को समझना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। अगर आप रिकर्सिव एल्गोरिदम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रिकर्सिव वे में सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 चीज़ें आपको करना पड़ती हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द बेस केस फॉर डायरेक्ट सोल्यूशन। कोई ऐसा आप एक कंडीशन बनाते हो, ऐसा आप एक बेस केस डेवलप करते हो जहाँ पे
जहां पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल रहा हो, ठीक है जी। फिर डिवाइस अ प्रॉब्लम स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी, फिर आप एक ऐसा कोड लिखते हो, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को स्प्लिट कर रहे हो उसी तरह के छोटे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी स्मॉलर, जब आपने स्प्लिट करना है तो उसका उसका रूल उसने बता दिया, दो रूल्स हैं, ठीक है जी। पहला रूल कि जो सब प्रॉब्लम आप बनाओगे, जो आप प्रॉब्लम को स्प्लिट कर रहे हो, स्प्लिट करने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जो आप सब प्रॉब्लम बना रहे हैं वो मेजर प्रॉब्लम से स्मॉलर होंगे। देखे ना, ये रिकरियन आपको मैंने दिखाया, ये देखें रिकरियन में ये एक आपका प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम ये उससे छोटा है, ये सब प्रॉब्लम ये उससे भी छोटा है। यहाँ पे भी देखें, ये इमेजेस में देख लें, ये लार्जर है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, सो ऑन, ठीक है। तो जब जो आप सब प्रॉब्लम बनाते हो वो स्मॉलर होने चाहिए। और इसमें दूसरी स्प्लिटिंग करने के वाले से दूसरी बात जो आपने टेक केयर करनी है, सब प्रॉब्लम मस्ट वर्क टूवर्ड्स अ बेस केस, वो बेस केस की तरफ प्रोसीड करें और किसी ना किसी पॉइंट पे आपका बेस केस आपके वो रिकर्सिव कॉल को ब्रेक करवाए। ये आपका दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप है डिवाइस अ सॉल्यूशन कंबाइनिंग स्ट्रेटजी, एक आपने वो सॉल्यूशन को कंबाइन करने की स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है जी। तो ये हमने देख ली। अब इसको हम अब प्रैक्टिकली करते हैं, चूंकि उसने दो हमें प्रॉब्लम्स बताई हैं, दो एल्गोरिदम हमने लिखने हैं। जैसे ये पेपर में आपको दिखाता हूं, इसमें दो एल्गोरिदम लिखने का वो हमें कह रहा है, राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है जी। और राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम दैट डिस्प्लेज द टेबल ऑफ एनी नंबर पास्ड टू अ फंक्शन। पहले वाले एल्गोरिदम में फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फंक्शन यूज कर सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे में फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी। तो हम अब कंपाइलर ओपन करते हैं और उस पर हम अपना ये प्रोग्राम बनाने की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैंने ये एक नई फाइल बनाई, मैं कोशिश करूँगा कि पहले हम इस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। stdio.h आपने इंक्लूड कर ली, ठीक है जी। मेन फंक्शन आपने बना लिया और इसमें सबसे पहले आप इसको प्रोग्राम को सेव करके चला के देख लें ताकि हम देखें कि इसमें कोई कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, फिर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। इसको सेव करना पड़ेगा पहले, Ctrl+S, और ये हमारा है काउंटिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जी कुमुलेटिव सम। कुमुलेटिव सम, ठीक है जी। अच्छा, प्रोग्राम को मैंने चलाया तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, टाइम ले रहा है। और ये जी, तो ये हमने सिर्फ इसको कंपाइलर को डेव IDE को हमने बंद करके चलाया तो ये सेम कोड हमारा वर्क कर रहा है। सम टाइम कंपाइलर में IDE में कोई इश्यूज आ जाते हैं। चलें जी, अब सबसे पहले जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का हमने पहले सिंपल एक एल्गोरिदम लिखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए और उसके बाद फिर हम उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये आपके सामने ये सॉरी ये क्वेश्चन 2 है। अगर मैं आपको क्वेश्चन 1 दोबारा दिखाऊं तो हमने लिखना है राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो 1 to n सबसे पहले हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम देखेंगे उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम फंक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है जी। फंक्शन आपको पता है, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन का नाम लिखना है, तो इसका नाम हम कॉम सम रख लेते हैं, ठीक है जी। और ये कोई पैरामीटर भी लेगा, जिस नंबर का हमने कॉमुलेटिव सम फाइंड आउट करना है, सम फ्रॉम 1 to n, क्या उसने लिखी है स्टेटमेंट, सम फ्रॉम 1 to n, तो वो नंबर यहाँ पे ये रिसीव करेगा, n ही हम रिसीव करते हैं और ये फिर उसका कोई रिजल्ट भी रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। रिटर्न हमें कोई करवाना है कोई नंबर, उसको आप सम कह लो, जो भी कह लो, सम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है जी।
तो पहले हम इसका सिंपल सोल्यूशन देखेंगे। अब हम क्या करते हैं जी, मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एन ओ के नाम से। ये वाला जो आपका पैरामीटर है एन, और जो हमने मेन फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन ओ, ये बाय द वे सेम भी हो सकते हैं, इनके नाम सेम भी हो जाएं तो इशू कोई नहीं। इसका इस फंक्शन में कॉम सम फंक्शन में जो n है उसका अपना स्कोप है, इसका अपना स्कोप है। तो इस फंक्शन में, इस वेरिएबल में मैं एक स्कैन एफ करवा लेता हूँ, यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये डायनामिक हो जाए। मैं कहता हूँ कि जी काइंडली एंटर अ नंबर टू फाइंड कुमुलेटिव सम। ठीक है जी, यूज़र वो नंबर प्रोवाइड करेगा, सेमीकोलन लगा दें, स्कैन एफ करवा लेते हैं, और वो नंबर मैंने स्कैन एफ करवाना है एन में, और डेफिनेटली हमें इस नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। तो ये चूंकि इंट टाइप का वेरिएबल है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, और एंड साइन आता है एन। अब ये नंबर मैंने कर लिया, स्कैन करवा लिया। उसके बाद फ़िलहाल मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करवाता हूँ, और इस प्रिंट एफ में ही मैं सम प्रिंट करवा लेता हूँ, द कुमुलेटिव सम ऑफ %d, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा ये n। ठीक है जी, इज, और इधर भी मैं करवाऊंगा %d, और यहाँ पे हम डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम है कॉम सम, और इस कॉम सम में हम पास करते हैं वैल्यू n। ठीक है जी, ये मेन फंक्शन का काम हमारा, इसमें तो आपकी ग्रिप है, इसमें तो आपको आइडिया है। अब ये n यहाँ पे रिसीव होगा इस वेरिएबल n में। ठीक है, और एक हमने सम वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। हमने करना क्या है, एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन पोर्शन इसका सेपरेट एम्प्टी छोड़ देंगे, और हम कंडीशन लगाएंगे n इज़ ग्रेटर देन इक्वल 1, और n में करवाएंगे माइनस माइनस, और यहाँ पे हम लिखते हैं सम इक्वल, सम को 0 से इनिशियलाइज कर लें, सम इक्वल सम प्लस n। ठीक है जी, ये आपका आइट्रेटिव एक फंक्शन एक हमने बना लिया। ये क्या कर रहा है जी, आइट्रेटिवली n की वैल्यू फ़र्ज़ करें 5 है, तो सबसे पहले 0 जमा 5 सम में स्टोर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस करके n की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर 5 जमा 4 9 सम में स्टोर हो जाएगा, फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 9 जमा 3 12, एंड सो ऑन। ये वर्क करेगा। हम इसको चला के देखते हैं, अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैंने कंपाइल एंड रन किया तो डेफिनेटली ये मुझसे एक नंबर पूछ रहा है जिसका कुमुलेटिव सम हमने फाइंड आउट करना है। मैं लिख देता हूँ नंबर 5, स्मॉल नंबर लिखें ताकि हमें रिजल्ट वेरीफाई करने में आसानी रहे। तो कह रहे जी द कुमुलेटिव सम ऑफ 5 इज़ 15। ठीक है जी, आप सम करके देख लें, बड़ा सिंपल सा है। 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 12, 12 जमा 2 14, और 1 15। आंसर ठीक आ गया। ठीक है जी, अब ये तो था इसका सोल्यूशन, आप कह लें कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में। अब हम चाह रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन बनाना। अब रिकर्सिव फंक्शन का हम देख चुके हैं, रिकर्सिव एल्गोरिदम का हम देख चुके हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें हमने डिवाइस करनी होती, 3 चीज़ें हमने बनानी होती हैं। एक उसका बेस केस बनाना होता है, एक हमने उसकी स्प्लिटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, और एक हमने इसकी कंबाइनिंग स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा जी, इसमें ये देखें, अब जब हम एक रिकर्सिव एक एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें एक हमने बेस बनाना होता है, बेस केस। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने कहा जी बेस केस, तो बेस केस क्या है, मैं अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। बेस केस है इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, अगर ये n 0 हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये कोई रिटर्न करेगा कोई वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो मुझे हर्डल आ रही है, जब भी ये रिकर्सिव कॉल होगी, पहले तो था हमारा फॉर लूप। हम यूं करते हैं कि फॉर लूप को हम फिनिश नहीं करते ताकि कंपैरिजन कोई होता रहे, कंपैरिजन होता रहे, ताकि मैं आपको कंपेयर कर सकूं, बता सकूं कि पहले कैसे हो रहा था, अब कैसे हमने करना है। पहले तो ये फॉर लूप था। ठीक है जी, और फॉर लूप की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी,
ये टॉप से सम में 0 आ गया था, इसने कैलकुलेशन की और एंड पे ये रिटर्न हो गया। अब जब मैं रिकर्सिव एक एल्गोरिथम बनाना चाह रहा हूँ तो इफ कंडीशन में लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 हो जाता है तो फिर रिटर्न कर दो सम। तो इसमें आप ये देखें, आपको चूंकि पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो यही फंक्शन बार बार कॉल होना है, ये फंक्शन बार बार कॉल होना है। जब ये फंक्शन दूसरी दफा कॉल होगा, ठीक है, तो उस वक्त दोबारा सम में 0 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर सही से हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि हमें सम यहां पे डिक्लेयर करना ही नहीं, हमें सम इस फंक्शन में डिक्लेयर नहीं करना, सम फंक्शन में इनिशियलाइज नहीं करना। फिर कहां पे करना है, फिर हमें सम यहां पे मेन फंक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें एक फंक्शन सम, एक वेरिएबल सम यहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा और अपने फंक्शन को हमें फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे, एक इंट n, एक इंट सम। ठीक है जी, और यहां से भी हमें कॉलिंग करते वक्त भी डेफिनेटली फिर सम यहां पे पास करना पड़ेगा। सम को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, n की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। तो सम में फिलहाल 0 था और हमने कंडीशन लगाई इफ n इज इक्वल टू 0 हो जाता है फिर रिटर्न कर दो सम। एल्स के केस में क्या करना है, एल्स के केस में आपने ये करना है, अब रिकर्सिव जो स्मॉलर वर्जन वो क्या है, रिटर्न करेगा n प्लस इसका स्मॉलर वर्जन क्या है प्रॉब्लम का, हम कॉम सम फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉम सम फंक्शन को कॉल करेंगे किस पैरामीटर, किस आर्ग्यूमेंट के साथ, n-1 कॉमा सम के साथ। ठीक है जी, रिटर्निंग हो रही है n प्लस दिस फंक्शन। अब ये जो फंक्शन ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर वो रिकर्सिवली कॉल करेगा। ठीक है जी, और ये सम हमने यहां से रिमूव कर दिया जो कि बार बार इसको 0 पे लेके जा सकता था। ठीक है जी, और ये जो एंड वाला रिटर्न है वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है। इफ कंडीशन में आएगा या तो वो, अब मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूं, या तो वो यहां से रिटर्न कर देगा, अगर यहां से रिटर्न ना हुआ, n 0 ना हुआ, n की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, तो फिर वो एल्स केस में आएगा, यहां से रिटर्न कर देगा और एल्स के बाद तो कंट्रोल आना ही नहीं है। ठीक है जी, इसको मैं चला के देखता हूं और फिर आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। चला के एक दफा देखें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिमूव करें। मैंने n पास किया 4 और 4 का उसने सम मुझे दे दिया 10, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। इसको एक दफा फिर जरा समझ लें। अब इस एल्गोरिथम को जरा एक दफा फिर रिपीटेडली दोबारा से इसकी वर्किंग देखें। मेन फंक्शन तो आपके सामने है, 2 वेरिएबल हमने n और सम ले लिए, सम में 0 है और ये हमने स्कैनफ करवा लिया n में, और यहां पे सिर्फ हमने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है कॉम सम n कॉमा सम। अब इसकी फंक्शनैलिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, फर्ज करें मैं ये नोटपैड ओपन कर लेता हूं और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, जब एक नंबर आ गया कॉम सम में, मैं कॉम सम फंक्शन लिखता हूं, कॉम सम में आर्ग्यूमेंट्स आ गए, n की वैल्यू थी 4 रख लें और सम की वैल्यू थी 0। ठीक है जी, इसके अंदर अब जो ट्रिकी काम है ना वो सिर्फ ये है, ये वाला, इसको जरा केयरफुली समझे। मैंने सेपरेट इसलिए लिख लिया ताकि इसके ऊपर हम कोई कांट छांट कर ले, मैं आपको समझा सकूं। अच्छा जी, अगर तो n 0 था फिर तो इसने वैसे सम रिटर्न कर देना। अगर शुरू पे n 0 आ गया तो फिर वो 0 ही रिटर्न कर देगा क्योंकि सम में 0 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर n की कोई वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 6, फिर वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या कर रहा है, एल्स में वो कर रहा है जी n, जो भी n की कीमत है, फर्ज करो n की कीमत क्या थी, 1 लगा लो, 1 लगा लो शुरू पे, उसने रिटर्न करना है 1 प्लस कॉम सम। और कॉम सम को कैसे रिटर्न, इसको कॉल कैसे करना है, अब उसने 1 - 1 के साथ, 1 - 1 के साथ, और सम में फिलहाल क्या है 0। ठीक है जी, अब इसने इसको जब कॉल किया तो दोबारा कंट्रोल ऊपर आ गया। यहां पे देखो, अब 1 - 1 क्या होता है 0। ठीक है जी, और ये कंडीशन मैच हो गई और यहां पर जब पहुंचा
तो ये देखें, ये 1 प्लस सम का क्या है 0, 1 प्लस 0 तो सम में क्या हो जाएगा 1, तो ये यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अगर n में वैल्यू आ गई 2 तो फिर क्या कॉल करेगा, रिटर्न क्या करेगा 2। ये मैं आपको सिर्फ कमेंट्स में है, ये आपका कोड समझाने के लिए है। 2 प्लस कॉम सम 2 माइनस 1 कॉलिंग होगी, ठीक है जी। तो 2 माइनस 1 में क्या होगा 1, 1 कॉमा 0, कंडीशन ये आपकी फॉल्स हो गई, एल्स में आया। तो अब ये देखें इधर क्या था, पहले 2 प्लस था, अब 2 प्लस 1 प्लस कॉम सम 1 माइनस 1, ठीक है जी, कॉमा 0। तो अब इसको कॉल करेगा, यहां पे कंडीशन मैच कर गई। तो इस स्टेटमेंट को जरा देखें, 2 प्लस 1 प्लस 0 3 हो गया, तो ये 3 रिटर्न हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है जी। जब अब इस पे गौर करोगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी। तो सेम वे हमने जब इसको कंपाइलर रन किया तो हमें ये सही आंसर दे रहा है। मैं यहाँ पे n की वैल्यू अगर 10 दे देता हूँ, 10 का हमें पता है 1 से लेकर 10 तक ये अक्सर औकात आपके MCQs आ जाते हैं, आपके जो कैपेबिलिटी टेस्टिंग, आपकी कई गैट के टेस्ट होते हैं, NTS के टेस्ट होते हैं, कोई आपके एडमिशन टेस्ट, वहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 से 10 तक सम आपका 55 होता है, 55 उसका आंसर आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप 5 पे लगा के देख लो, 5 का आंसर 15 आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बारी आ गई दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें क्या है जी, जिसमें आप एक टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं सेम वे में क्या करता हूँ, एक मैं ये फंक्शन, ज़ाहिरी बात है हमारा अब चेंज हो जाएगा, कोड मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे सारा, और ये वाला प्रोग्राम तो हमने करना ही फंक्शन के साथ है ना, इस पे तो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जैसे ही आप अपना देखो पेपर, राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट डिस्प्लेज द टेबल ऑफ एनी नंबर पास टू अ फंक्शन, ठीक है जी। तो आपके फंक्शन का नाम ज़ाहिरी बात है टेबल होगा, प्रोग्राम को भी आप सेव कर लो, प्रोग्राम को भी आप सेव करोगे टेबल के नाम से, टेबल ऑफ एनी नंबर, टाइप इसकी सी हो जाएगी, और इसको मैं, और बल्कि ये टेबल ऑफ एनी नंबर जो है ये रिकर्सिव चूंकि है तो इसको आपको रिकर्सिव भी साथ इसके नाम में शामिल कर लो, ठीक है जी। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक सिंपल टेबल बना के देखते हैं। सिंपल टेबल के लिए मैं अपना ये वाला कोड सेम रहने देता हूं, n एक वेरिएबल है, बल्कि अभी अभी जहन में एक बात आई है कि ये वाला जो आपका प्रोग्राम है इसमें आप सम वेरिएबल के बगैर भी मेरे ख्याल में काम कर सकते हो। लेट मी चेक प्लीज, मुझे शक पड़ रहा है कि सम के बगैर, अभी अभी जब मैं आपको लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो +0, तो ये तो इजाफी हो गया। तो अगर मैं इसको रिटर्न क्या करूँगा, अगर 0 है तो रिटर्न आपका 0 आ जाएगा, अदरवाइज़ आप ऐसे ही अगर करोगे तो ये इसे वर्क करना चाहिए, आई थिंक सो। इसको मैं चेक कर लूँ, सेव किया, कंपाइलर रन किया, नंबर आप ले रहे हैं 5, जी बिल्कुल जी। आप ये सम वेरिएबल के बगैर भी इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो अभी जब मैं आपको लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर रहा था ना, उस वक्त जहन में मेरे वो एक क्लिक कर गई बात कि एंड पे 2 + 1 + 0, तो हर दफ़ा +0 ही आना है, उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं हमें। तो हम सिंगल वेरिएबल पे भी, तो अब ये हमारे पास एक तो हो गया फाइनल, इसको हमने कंपाइलर रन करके भी देख लिया। 10 के लिए हम अगर हम इसको कॉल करें तो ये 55, तो इसमें हम सिंगल वेरिएबल के साथ इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो मैं ये बता रहा था कि मैंने ये देखा कि 2 + 1 + 0, 0 तो इजाफी हर दफ़ा आ रहा है, इसलिए उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हमारा असल था यहाँ पे 0 रिटर्न करवाना बेस केस में, इफ़ n = 0, तो हम वो वेरिएबल की बजाय डायरेक्ट ही 0 रिटर्न करवा देते हैं। असल तो यहाँ पे 0 रिटर्न करवाना था ना, तो यहाँ पे हम 0 सम की बजाय डायरेक्ट 0 रिटर्न करवाएं, और इधर हम ये हमारा लॉजिक बाकी ठीक है। चलें अब दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है, उसकी तरफ आते हैं। उसमें हमने टेबल प्रिंट करवाना है,
तो एक नंबर मैंने ले लिया जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पे पहले मैं सिंपल आपको बना के ये दिखाऊंगा, सिंपल इसकी लॉजिक पहले समझेंगे, उसको फिर कंपैरिजन करते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए फिर हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। तो ये टेबल जब हम एक वेरिएबल रिसीव करते हैं, आर्ग्यूमेंट एक एन में वेरिएबल वैल्यू रिसीव करेंगे, इसका हमने टेबल प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे एक मैं आई वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि उसके जैसे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, वो जो 1 2 3 4 है ना, वो जो इंक्रीमेंट करेगा, और ये काउंटर वेरिएबल भी होगा हमारा फॉर के लिए। आई में मैं शुरू पे रखवा देता हूँ 1, फॉर लूप लगा देता हूँ, इनिशियलाइजेशन इसकी हो गई है, आई इज लेस देन इक्वल 10, और आई में प्लस प्लस करवा देते हैं, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा प्रिंट एफ मैं करवाऊँगा यहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, %d(n), ये जो भी हम टेबल प्रिंट करवा रहे होंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग बाय, ये मैंने कैपिटल एक्स प्रिंट करवा लिया, मल्टीप्लाइंग बाय %d, यहाँ पे प्रिंट होगा आई की वैल्यू शुरू पे 1 होगी और ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने इक्वल प्रिंट करवाया, उसके बाद मैंने फिर %d मैंने प्रिंट करवाना है आई इंटू n, ठीक है जी। और ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, और इसके लिए हमें रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल अगर हम सिंपल फंक्शन लिखें तो ये जब आप इसको और फर्दर हमें यहाँ पे भी प्रिंट एफ लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सिंपल टेबल फंक्शन कॉल करोगे और उसमें आप n की वैल्यू दोगे तो आपका ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देगा। अगर मैं इसको देखूं तो कह रहा है जी काइंडली एंटर अ नंबर, तो नंबर क्या एंटर करना है, यहाँ पे एंटर अ नंबर टू फाइंड टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, ये स्टेटमेंट चेंज कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल। जाते जाते मुझे ये आइडिया हो गया कि यहाँ पे मैंने बैकस्लैश n भी लगाना था, वो नहीं लगाया, वो एक ही लाइन पे सारा प्रिंट करवा रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, आप टेबल प्रिंट करवा रहे हैं 3 का, 3 इंटू 1 आर 3 6 9 एंड सो ऑन। ये तो है सिंपल आपका एल्गोरिदम, ठीक है जी। हमने बनाना है रिकर्सिव कॉल के लिए, रिकर्सिव एल्गोरिदम हमने बनाना है। अब जैसे हमने ये कुमुलेटिव सम वाले का देखा था कि पहले तो हमने इधर सम में 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ था, इसी तरह से टेबल को जब हम रिकर्सिवली प्रिंट करवाएंगे तो ये हमने फॉर लूप लगाया है जिसमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, शुरू पे हमने आई में 1 रखवा लिया था, अब हम सेम इशू यहाँ पे भी हमें मैनेज करना पड़ना है, ठीक है जी। तो हम ये टेबल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इंट n के साथ, और चूंकि ये रिकर्सिव हमने डिज़ाइन बनाना है तो इसको रिटर्न भी हमें करवाना है, तो इसकी रिटर्न टाइप इंट हो जाएगी, डेफिनेटली ये इंट रिटर्न करेगा, ठीक है जी। अब हमने इसमें जब ये मेन फंक्शन से n की वैल्यू इनपुट ले ली और n यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, तो n के साथ एक आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स की कीमत भी हमें चाहिए होगी, जो आपका पहले प्रीवियस एल्गोरिदम में काउंटर वेरिएबल था। तो यहाँ पे इंडेक्स हम डेफिनेटली इनिशियलाइज करेंगे इंडेक्स को 1 के साथ, ठीक है। तो उसके बाद इधर हम कंडीशन, इसका सबसे पहले हमने बेस केस बनाना है। अब बेस केस आपको पता है, अगर फॉर लूप को भी आप देखो तो ये कब टर्मिनेट कर रहा था, ये टर्मिनेट कर रहा था जब आपका जो आई है ये 10 से बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो आई जब 10 से कम रहेगा उस वक्त तक ये चलता रहेगा, चूंकि इसका जो है ना सिंपलर स्मॉलर वर्जन रिकर्सिव कॉल, वो हमने रिड्यूस करके उसके बेस केस तक नहीं जाना, बल्कि उसको इंक्रीमेंट करके बेस केस तक जाना है। पहले आई की वैल्यू हम 1 रिसीव कर रहे हैं, ये देखें ये आई हमारा वेरिएबल है, इंडेक्स में हम वैल्यू 1 रिसीव कर रहे हैं और इसमें हमने प्लस प्लस करवाना है। तो एक
लास्ट वाली जो आपकी कॉल है वो सिंपली उसको +1 के साथ 10 पे, चूंकि 9 पे इसने ब्रेक करना है, i इज लेस देन 9 जो लेस देन 10 है, इट विल ब्रेक एट वैल्यू 9 ऑफ i। जब 9 की वैल्यू 9 i की वैल्यू 9 हो जाएगी तब ये ब्रेक करेगा। तो इसकी जो रिकर्सिव कॉल है वो 1 एडवांस चल रही है। मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर तो i इज लेस देन 10 है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये प्रिंट करवाएंगे %d इंटू %d, और ये n आ जाएगा, पहले n की वैल्यू है, i की वैल्यू है, और i इंटू n, ये आपका कोड सेम रहेगा। और यहाँ पे ये प्रिंट करवाने के बाद, आपने रिटर्न करना है। बल्कि अगर आप सिर्फ अगर आप कॉल कर लें रिकर्सिवली अपने टेबल को तो उस केस में हमें रिटर्न टाइप की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉल कर लें रिकर्सिवली, किसको आपने कॉल करना है, सेम अपने टेबल फंक्शन को कॉल करना है, और उसमें वैल्यूज़ आपने क्या देनी है, वैल्यूज़ एक तो आप n दोगे, ठीक है जी, और एक आप i का +1 करोगे, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट करोगे। तो जब ये नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा सेम फंक्शन को, टेबल फंक्शन को, तो i में +1 करके कॉल करेगा। पहले i में 1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अगर तो ये है तो आपका ये i इज़ लेस देन 1 पे चलेगा। और चूंकि ये रिटर्न टाइप है ही नहीं तो हमें एल्स केस में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रिंट कर देगा फंक्शन ख़त्म होगा, इधर इससे इफ़ कंडीशन के बाहर आएगा। चूंकि यहाँ पर इफ़ के बाहर तो वो एक दफ़ा भी नहीं ना आ रहा, इफ़ के बाहर आने से पहले ही वो दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है। इफ़ से बाहर आने से पहले ही दोबारा फंक्शन कॉल हो जाता है। और जब लास्ट टाइम i लेस देन 10 9 पे जब ये ब्रेक करेगा और उस वक्त ये i +1 को कॉल कर चुका होगा, 10 को कॉल कर चुका होगा, और जब i की वैल्यू 9 10 हो जाएगी ना, 10 पे इसने ब्रेक करना है, तो फिर यहाँ पे आएगा बाहर, तो सीधा ये मेन फंक्शन पे स्विच कर जाएगा। इसकी कंपैरेटिवली लॉजिक इसकी जो है रिटर्न टाइप वाले फंक्शन से सिंपल है, इसमें रिटर्न नहीं हम करवा रहे। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले एक दफ़ा इसको हम रन कंपाइल करके देख लें। कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ जिसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने प्रिंट करवाना है। मैं लिख रहा हूँ 5 5 इंटू 1 ज़ार 5 5 इंटू 2 ज़ार 10। अब इसकी ज़रा 10 के लिए प्रिंट नहीं हुआ, 5 इंटू 9 इक्वल 45 हो गया, 5 इंटू 10 नहीं प्रिंट हुआ। तो इसका सिंपल सा, अब हमारी लॉजिक में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि इसको मैं i इज़ लेस देन इक्वल 10 कर देता हूँ, इक्वालिटी भी शामिल कर देता हूँ, या फिर i इज़ लेस देन 11 कर देता हूँ, ठीक है जी। फिर ये 10 तक भी प्रिंट करवा देगा, ठीक है जी। अब इसको तो एक दफ़ा समझ लें, फिर होगा क्या, ये मेन फंक्शन तो आपके सामने है, आपने n में इनपुट ले ली और n,1 से आपने इस फंक्शन को कॉल किया। अब 1 जाएगा i में, ठीक है, और n इस n में रिट्रीव होगा, जो कि आपका टेबल आप प्रिंट करवा रहे हो। कंडीशन हमने लगा दी, बेस के सामने बना लिया i इज़ लेस देन 11 या फिर i इज़ लेस देन इक्वल 10, एक ही बात है। और उसके बाद हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं जो हमने जनरली नॉर्मली टेबल प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट यूज़ की थी। एक n की वैल्यू जिसका टेबल प्रिंट होना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर i की वैल्यू जो आपका इंडेक्स है जो 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, फिर i मल्टीप्लाइंग बाई n, ठीक है जी। और उसके बाद ये प्रिंट करवाने के बाद आप रिकर्सिवली फिर इसी टेबल फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आप n वैल्यू, चूंकि ये कांस्टेंट रहनी है, जिसका टेबल प्रिंट होना है वो आपका सेम। अगर आप इसको मतलब यूज़र से वैल्यू ना लेना चाहो तो आप यहाँ पे कांस्टेंट भी एक असाइन कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल के साथ भी आपका ये टेबल मतलब चल सकता है। यहाँ पे आप कांस्टेंट असाइन कर सकते हो, ठीक है, 9, और इधर आपका यानी कि n और i में ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूज़र से लोगे वैल्यू तो वो ज़्यादा बेटर है। तो रिकर्सिव कॉल में फिर ये n के साथ और i+1 के साथ इसको कॉल कर लेगा, ठीक है जी, और ये अल्टीमेटली आपका टेबल प्रिंट कर देगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें जो रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखने थे वो आपने सॉल्व कर लिया।
उसके बाद आ गया दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिदम और राइट एंड एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह।